नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर देश भर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन और मंगल आरती में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है, जहां भक्त वो बजरंगबली के दर्शन कर सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज स्थित लेटे हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। और इसी प्रकार राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर में सुबह से ही मंगल आरती के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और पूरा मंदिर परिसर भक्ति के वातावरण से गूंज रहा है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी की धार्मिक नगरी अयोध्या स्थित सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूसरी ओर दिल्ली के उत्तम नगर और जहांगीरपुरी क्षेत्र में भी हनुमान जयंती के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि पर्व वो शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। और इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भंडारों, सुंदरकांड पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। बता दें कि हैदराबाद प्रयागराज में विशेष पूजा अर्चना की गई है और आज हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति का भाव देखने को मिल रहा है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। ऐसे में मरघट हनुमान मंदिर में भी मंगल आरती को देखते हुए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ईरान ने इजरायल के मध्य क्षेत्र को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। हमले के बाद से कई शहरों में खतरों के सायरन बजने लगे हैं और लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों तक शरण लेने की ओर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इजरायल की वायु सुरक्षा व्यवस्था तुरंत ही सक्रिय हो गई है और कई मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट करने का दावा किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर विस्फोट की आवाज भी सुनाई गई है और ऐसे में घटना के बाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है और इस घटनाक्रम के बाद से पश्चिमी एशिया क्षेत्र में पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति पर गंभीर नजर रखी जा रही है। बता दें कि हमले को देखते हुए वायु सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में ईरान के मध्य क्षेत्र में मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद से शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की लगातार अपील भी की जा रही है। ऐसे में ईरान ने मध्य क्षेत्र में मिसाइलें दागी हैं। वायु सुरक्षा व्यवस्था तुरंत ही सक्रिय मोड पर आ गई है, जिसके बाद से ईरान ने मध्य क्षेत्र पर मिसाइलें दागी हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित। वहीं राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालना रहा है, लेकिन ईरान के शासन ने लगातार परमाणु हथियार हासिल करने के प्रयास जारी रखे हैं और किसी भी समझौते की दिशा में किए गए प्रयासों को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को देखते हुए जून महीने में उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट चलाया था और इसे ईरान के प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर हमले का आदेश दिया था, जिसमें रणनीतिक बम वर्षा विमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लक्षित स्थानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनके अनुसार इसके बाद भी ईरान ने एक अन्य स्थान पर अपना परमाणु कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, जिससे ये संकेत मिला कि वो अपने परमाणु हथियारों की योजना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान तेजी से लंबी दूरी की पारंपरिक ब्लास्टिंग मिसाइलों का बड़ा भंडार तैयार कर रहा था और जल्द ही ऐसी क्षमता हासिल कर सकता था जिससे वो दूर दराज के क्षेत्र तक हमला करने में सक्षम हो जाता। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद थे जिसके बारे में व्यापक जानकारी नहीं थी, हालांकि इसका पता चला और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि ईरान एक अत्यंत शक्तिशाली परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका था और यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए जाता तो केवल चेतावनी और बयान पर्याप्त साबित नहीं होते। उनके अनुसार ये कार्रवाई क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक थी। My first preference was always the path of diplomacy, yet the regime
continued their relentless quest for nuclear weapons and rejected every attempt at an agreement. For this reason, in June, I ordered a strike on Iran's key nuclear facilities, an Operation Midnight Hammer. Nobody's ever seen anything like it. Those beautiful B-2 bombers performed magnificently. We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. वहीं ईरान ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए नई स्ट्राइक की, जिसमें पश्चिम एशिया क्षेत्र में पहले से जारी तनाव और तेज हो गया है और इन हमलों के दौरान कई स्थानों पर मिसाइलों और अन्य हमलावर संसाधनों का उपयोग भी किए जाने की खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमले में एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है और वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हमले के बाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और सैन्य बलों को सतर्क कर दिया गया है और इस घटनाक्रम के बाद से क्षेत्र में स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस हमले में व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ने की चिंता जताई जा रही है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार 2 अप्रैल को शुरुआती कारोबार के दौरान तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल बन गया और प्रमुख मानक सूचांक BSE सेंसर और साथ ही NS निफ्टी 50 दिनों की दबाव में कारोबार करते नजर आए हैं। ऐसे में 30 शेयर करने वाले को 872.27 अंक यानी कि 1.19% की गिरावट के साथ ही कमजोर शुरू हुआ है। इसके साथ ही 1.31% जो है वो फिसल गया है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद गिरने की गहरी हो गई है और सुबह लगभग 9:20 तक सेंसेक्स जो है करीब 1.401 अंक टूटकर 71.733 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया है। ऐसे में शुरुआती कारोबार की ये गिरावट जो है वैश्विक बाजार को कमजोर और संकेत है और निवेशकों को सतर्क और बिकवाली के बढ़ते दबाव को संकेत में मानी जा रही है, जिस कारण बाजार में अस्थिरता का माहौल बन रहा है। ऐसे में नासा ने आज 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष यात्री रवाना किए हैं और जिसे मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये मिशन नासा के महत्वाकांक्षी चंद्र कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सालों बाद मनुष्य को चंद्रमा के आसपास पुनः वापसी सुनिश्चित करना और भविष्य में चंद्रमा की सतह पर मानव मिशन के लिए तैयार करना है। और इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्ष के आसपास परिक्रमा कर सकेंगे, विभागीय वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे और अंतरिक्ष यान की तकनीकी क्षमताओं का मूल्यांकन करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार ये अभियान आने वाले मानवयुक्त चंद्र अवतरण और मिशनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई संभावनाएं भी मजबूत होंगी। बता दें कि 4 अंतरिक्ष यात्री फिलहाल सुबह रवाना हुए। ऐसे में चंद्रमा की परिक्रमा करने का लक्ष्य रखा गया है। नासा का ये बड़ा मिशन माना जा रहा है और भविष्य की तैयारियों को देखते हुए नासा ने ये बड़ा मिशन का शुरू किया है, जिसके बाद से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि चंद्रमा की परिक्रमा का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले भविष्य को देखते हुए नासा ने ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। वहीं रूस संघ के प्रथम
उप प्रधानमंत्री जो कि 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंच गए हैं, जिसके बाद से भारत और रूस के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोगों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है और इन बैठकों में रक्षा सहयोग, व्यापारिक संबंधों के विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसी समन्वय जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ये दौरा दोनों देशों के बीच पारंपरिक मित्रों और अन्य और मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और नए अवसरों को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कि भारत रूस संबंधों को लेकर नया बल मिलेगा, ऐसे में ये दौरा जो है इनका बेहद ही खास माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और जिसको देखते हुए निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री जो है एस जयशंकर भी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि भारत और रूस संबंधों को देखते हुए ये दौरा बेहद खास है। कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, जिसको देखते हुए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान चुनाव आचार संहिता के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के तहत चुनाव जो है वो पूरी तरह से अधिकारियों ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री जो है महेश को वाहन की जांच की है और इसके बाद से विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस दौरान जब वो थिरुवरम वेंगू मार्ग से गुजर रहे थे, तभी ड्यूटी पर तैनात चुनाव उड़नदस्तक दल की टीम ने उनके वाहन को रोककर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तलाशी ली। अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों के वाहनों की नियमित जांच की जा रही है ताकि आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से मंत्री के वाहन की जांच की गई है। उड़नदस्तक दल ने वाहन रोका और जिसके बाद से वाहनों की जांच पड़ताल की गई। तमिलनाडु में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए आचार संहिता की सख्ती से निगरानी की गई है और मंत्री जी के वाहन की भी चेकिंग की गई है। वहीं बिहार से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलती रहेगी और इस संबंध में गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम 2000 के तहत उन्हें ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और निकट भविष्य में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसी पृष्ठभूमि में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है, जिसके बाद से उन्हें पहले की तरह ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा जारी रखी जाएगी। दरअसल विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए XYY+ और Z+ जैसी अलग अलग सुरक्षा श्रेणियां जो है वो निर्धारित की गई है, जिसमें Z+ श्रेणी की सबसे उच्च स्तरीय की सुरक्षा माना जाता है। इस श्रेणी में लगभग 36 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है, जिसमें राज्य पुलिस बल के 7 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 से अधिक प्रशिक्षित कमांडो भी शामिल रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संभावित जोखिमों का आकलन करने के बाद ही इस स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। बिहार से खबर है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री रहे अब उनको देखते हुए उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से Z+ सुरक्षा कर दी गई है। हालांकि राज्यसभा से पहले ये फैसला लिया गया है, उच्च स्तरीय की सुरक्षा जो है वो नीतीश कुमार की जारी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी Z+ की जो सिक्योरिटी है वो अभी भी आगे भी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर वाम मोर्चा ने अपने चुनावी रणनीति जो है पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए 252 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही गठबंधन सहयोगी दल को भी सीटों में हिस्सा दिया गया, जिसके तहत भारतीय सर्कुलर फ्रंट को कुछ सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुक्ति को भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए सीटों का बंटवारा किया गया है और इस सीटों के बंटवारे को वाम दलों के संयुक्त चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य है राज्य के संगठनात्मक मजबूती बढ़ाना और विपक्षी मतों को एकजुट करना है। गठबंधन के नेतृत्व को मनाने का ही साझा कार्यक्रम और समन्वित प्रचार अभियान के जरिए वो अधिक से अधिक सीटों पर प्रभावी चुनौती पेश करके बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़े।
वहीं अमेरिका से खबर है, जहां पर राज्य की विधेयक प्रस्ताव संख्या 424 को अपनाते हुए दीपावली के पर्व और वहां पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए इसके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। भारत के महावाणिज्य दूतावास की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जहां पर दिवाली को भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ विधिवत सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है और इस पहल को भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं के वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। साथ ही ये कदम भारतीय मूल के समुदाय और स्थानीय समाज के बीच सांस्कृतिक संवाद और आपसी समझ को मजबूत करने की दिशा में भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर अवैध गैस गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पालम गांव से ये खबर है, जहां पर पुलिस कर्मचारियों ने रसोई गैस के अवैध भंडारण और अवैध भराई करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद से की गई कार्रवाई के दौरान मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनार सिंह, सत्यवीर और विकास कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से 45 घरेलू गैस सिलेंडर और एक मालवाहन वाहन भी बरामद किया है और इसके अलावा अवैध रूप से गैस भरने और सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस स्थानांतरित करने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये गिरोह जो है अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर की भरपाई कर उन्हें अधिक कीमत पर बेचने का काम कर रहा था, जिससे न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा था बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। मामले में आगे की जांच जो है वो जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में अवैध गैस सिलेंडरों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से वाहन भी जब्त किया है। अवैध गैस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में आगे की जो 45 गैस सिलेंडर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, उपकरण और वाहन भी जब्त किए हैं, जिसको देखते हुए अवैध गैस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और 3 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सूरत के एक कारखाने में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद से मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। कर्मचारियों की सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि गुजरात के सूरत से खबर है, जहां पर धागा निर्माण कारखाने में अचानक से ही भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही कारखानों में मौजूदा कर्मचारियों को तुरंत ही बाहर निकाला गया और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग तेजी से फैलने के कारण आसपास के क्षेत्रों में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू कर दी और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, हालांकि अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर सूरत से है, जहां पर धागा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सूरत के कारखाने में ये भीषण आग लगी है, जिसके बाद से मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग कैसे लगी है इसकी जांच जारी है और किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सूरत के कारखाने से ये खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।